नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। देश की राजधानी दिल्ली पर किसका राज होगा? ये राज ईवीएम में कैद हो चुका है। चुनावी आपाधापी खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर गुणाभाग शुरू हो गया है कि किसे किस बूथ पर कितने वोट मिले। इस पर बारीकी से रिपोर्ट तैयार करने का काम भी यकीनन शुरू हो गया होगा। इस बीच अलग अलग सोर्स से आए एग्जिट पोल ने भी सियासी तड़का लगा दिया है। पोल्स के आंकड़ों ने कहीं चिंता तो कहीं राहत भी जरूर दी है। बहरहाल इस बार चुनाव भी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सिमटता दिखाई दिया है। बीते 2 चुनाव से विधानसभा में खाता खोलने में नाकाम रही कांग्रेस इस बार भी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आई। लिहाजा एक बात तो तय है कि नतीजों को लेकर भी मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही है। आज हम दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर अहम चर्चा करेंगे। हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल। तो 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं। साथ ही ये भी कहा था कि अगर महिलाएं जरा जोर लगा दे तो आंकड़ा 60 सीटों पर भी पहुंच सकता है। लेकिन ताजा एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल के दावे को नकार रहे हैं। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के पार दिखाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल 100% ही सही साबित होते हैं, लेकिन फिर भी नतीजों से पहले अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि भले ही चुनाव पूर्व सर्वे आपके पक्ष में रहे हों, मगर बीजेपी की रणनीति फिलहाल ये बता रही है कि वो सफल रही। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। ऐसे में दिल्ली में अगली सरकार की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर कुर्सी हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी ने लुभावना संकल्प पत्र जारी कर लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। दरअसल विधानसभा चुनाव में दिल्ली की नई सरकार चुनने के लिए 1,56,14,000 मतदाता पात्र हैं। 83,76,173 पुरुष और 72,36,560 महिला मतदाता हैं। अन्य मतदाताओं की संख्या 1,267 है। कुल 13,033 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की व्यवस्था की गई। करीब 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों में 96 महिला उम्मीदवार भी शामिल। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। नई दिल्ली विधानसभा सीट चुनाव की सबसे हॉट सीट। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में। बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह पर खेला दांव। कांग्रेस से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी मैदान में। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशती दिख रही है। अब ऐसे में 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हैं। सत्यप्रकाश जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं। नवीन गौर जी हैं, आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं। डॉक्टर लगन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक रायपुर से हैं और ज्योति पाठी सिक्योरिटी एडिटर भोपाल। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले नवीन गौर जी, आपके पास आ रहा हूं। आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी, आपके पास चलिए पहुंच रही है। आपके पास आऊंगा ही। सत्यप्रकाश जी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस, जितनी बार हमने डिस्कशन किया है या कांग्रेस नेताओं से बात की या उनके जो भी वक्तव्य आए, उनमें सभी में यह था कि हम त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं और सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, सरकार किसी की बने। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर उनको एग्जैक्ट माने तो आप खाता खोल पाने में सफल हुए हैं बस तीसरी बार में। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो एग्जिट पोल की बात कर लेता हूँ जी। आपको भी याद होगा, फिर मैं पुराने आप तो इतने वरिष्ठ सब आपको याद ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ एग्जिट पोल 2004 का।
उसके बाद आप हरियाणा का एग्जिट पोल याद कीजिए, अभी विधानसभा, छत्तीसगढ़ का ही देख लीजिए आप, हमारा क्या एग्जिट पोल था, कांग्रेस सरकार बन रही थी। तो एग्जिट पोल पे ज्यादा हम भरोसा करते नहीं, आपको ही मालूम, हमारी पार्टी का भी भरोसा करती नहीं है। मगर देखिए बात क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जो 1 दशक से वहां राज कर रहे हैं जी, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? जनता अगर वोट देने जाएगी तो ये देखेगी ना कि 1 दशक से आप बैठे, हमारे लिए काम किया है कि नहीं किया? देखिए जो मूल सुविधाएं देनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ, सीवेज का, एजुकेशन, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आपने उस पर काम किया है कि नहीं किया? देखिए आपको भी याद होगा किस हिसाब से घोटाला हुआ। 65,000 ज्यादा घोस्ट पेशेंट जो इनकी खुद ही जो एसीबी की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के आदेश दिए थे, सीबीआई जांच के, उसमें घोटाला आ गया। अब दिल्ली जल बोर्ड का देख लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड लगभग, अगर मैं बात करूं, लगभग 73,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो आपने वित्तीय प्रबंधन में भी आपके कितने कहां मार खाए वो भी देख लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, 31 साल में पहली बार ऐसा हो कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के डेफिसिट में है जी। और डेफिसिट में क्यों है? क्योंकि आपने खर्चे का प्रावधान नहीं किया, ना आपने नालों की सफाई का प्रावधान किया खर्चों का, ना कोर्ट प्रोमाइसेस को इंप्रूव करने के लिए खर्चों का प्रावधान किया, ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चों का प्रावधान किया। तो आपने जितने वादे किए, और आपको त्रिपाठी जी मालूम हो, केजरीवाल जी तो खुद खुले मंच पे मान चुके हैं कि हमने वादे पूरे नहीं किए। तो देखिए यही मैं बोल रहा हूं कि आपने जो बेसिक और सबसे बड़ा मुद्दा आपको भी मालूम है, यमुना की सफाई, जिसकी आपने क्या क्या नहीं सौगंधे खाई, उसका क्या हुआ आपका? तो आपने जो बोला वो मिला नहीं है। और कहीं ना कहीं दिल्ली का फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं गर्त में काम किया। और एक और मैं बात याद दिला देता हूं, जो अभी आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बोला कि अक्टूबर में महिलाओं को हम आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए मासिक जो सहायता योजना चालू करेंगे। जनवरी फरवरी, अब तो चुनाव आ गए, कहां गया? पंजाब में भी खैर अभी तक नहीं दिए, जब सरकार बनी थी तभी की बात थी, अभी वहां भी नहीं मिला। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो आपने बोला वो मिला नहीं है। और अभी भी जो वहां दिल्ली है वो शीला दीक्षित की दिल्ली है। शीला दीक्षित जो वहां पे मेट्रो दिए, जो प्रदूषण से राहत के लिए सीएजी के जो ऑटो की बात को, बस की बात को सीएजी में कन्वर्ट करवाया, वो दिल्ली जो कहीं ना कहीं आज भी शीला दीक्षित की दिल्ली है। जो हमने बना के दिया था उसको भी कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदूषण में कहां दिल्ली चला गया? इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी 1 दशक की सरकार में जनता कहीं ना कहीं बेहाल हुई है, जनता को कहीं ना कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी आपकी सारी बातें मान ले रहे हैं, स्कूल का मॉडल ऐसा है वैसा है। सत्यप्रकाश जी आपकी बिल्कुल अक्षरशः सारी बातें मान ले, इसीलिए एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी हारती हुई दिख रही है, बीजेपी सरकार बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं त्रिपाठी जी, मैंने बोला ना एग्जिट पोल कुछ भी आने दीजिए ना, वो चुनाव नतीजे दिखेंगे। हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने जैसे ओपनिंग की स्टेटमेंट किया कि कांग्रेस का दिख नहीं रही है, यही इंपॉर्टेंट है। आपने कांग्रेस का नाम लिया, मतलब कांग्रेस वहां लड़ रही है जी। अभी तक तो चुनाव शुरू होने से पहले तो कांग्रेस का नाम भी कोई नहीं ले रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती से लड़ रही है, और हमारे वोट प्रतिशत बहुत अच्छा आएगा, सीटें भी बहुत अच्छी आएंगी। आप देखते रहिए, जब नतीजे आएंगे 7 तारीख को तो सबके सामने होगा कि बीजेपी ने भी 11 साल में क्या उनके साथ किया है, और 10 साल में यहां पे दिल्ली में बैठ के केजरीवाल जी ने क्या किया, वो भी सब जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। जिनकी जनता भरोसा है कि शीला जी ने हमको दिया था, शीला जी ने जो दिल्ली बनाया था वही दिल्ली हमको मिला है। उसके बाद दिल्ली बिगड़ती गई है, राजधानी होने के बावजूद। देश की राजधानी है और कहीं ना कहीं देश की राजधानी पे एक काला धब्बा लगा हुआ है प्रदूषण की वजह से। एजुकेशन नहीं, वहां पे हेल्थ सिस्टम बिगड़ गया है। पानी के जो सीवरेज की बात है उसकी बात कर लीजिए आप, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर पहली बारिश में लगभग 62 लोगों की वहां पे मौतें हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन का जो आप ताल ठोकते रहते हैं। अभी पिछली जो फाइनेंशियल आपके एजुकेशन ईयर था उसमें लगभग 1.5 लाख बच्चे 9वीं में फेल हुए हैं। तो आपका एजुकेशन सिस्टम जिसपे आप बहुत ताल ठोकते रहते हैं कहां वो? कोई एक वर्ग, कोई एक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई एक पॉलिसी बता दीजिए। बिल्कुल वही बीजेपी का सफलता का राज यही है। केंद्र में बैठी सरकार को देख रहे हैं और दिल्ली की सरकार को देख रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी का सफलता का राज यही है कि अभी आम आदमी पार्टी, अभी बोलेंगे नवीन जी, कि आप जैसा वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के रूप में कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है भाजपा को जिताने के लिए। क्यों नवीन जी, यही कहेंगे आप? नवीन जी के पास जा रहे हैं, नवीन जी यही कहेंगे आप? लेकिन साथ में ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं नवीन जी? केजरीवाल जी ने दावा किया था कि अगर महिलाएं भी साथ दे दी तो हम 60 के पार हो जाएंगे, नहीं 55 तो कंफर्म है। लेकिन ये एग्जिट पोल, हालांकि हम भी नहीं कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल तो अभी स्थिति यही दिख रही है। अगर एक माइंड ब्रेक, एक कोई एजेंसी है जिसने आपकी सरकार बनाई है, बाकी ज्यादातर 6 एजेंसियों ने बीजेपी की ही सरकार बनाई है। और सत्यप्रकाश जी, बीजेपी का कहीं नाम नहीं लिया सत्यप्रकाश जी,
आप ही का नाम लेते रहे। त्रिपाठी जी नमस्कार आपको, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनके सभी को भी नमस्कार। त्रिपाठी जी देखिए, एक मिनट नवीन जी, सत्यप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी क्या कह रहे हैं आप? आपने नाम लिया है कि 11 साल में बीजेपी की सरकार, और त्रिपाठी जी आप मैं जी जी बोल रहा हूँ कि जनता देखिए कि 11 साल में क्या हमको केंद्र सरकार से मिला और 10 साल में केजरीवाल की सरकार से क्या मिला है। चलिए, इसलिए मैं तो नाम ले रहा हूँ जी। अब ने भी ठगने का काम किया, केजरीवाल जी ने भी ठगने का काम किया। चलिए अब नवीन जी को सुन लेते हैं। नवीन जी। त्रिपाठी जी देखिए, पहली बात तो कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर में बैठ के दिल्ली के बारे में बता रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी नहीं वो दिल्ली में पूरी नजर बनाए हुए थे सत्यप्रकाश जी। मैंने सत्यप्रकाश जी को अनुरोध करके आज बोला है कि आप रायपुर से बैठ जाइए। जी ठीक है ठीक है ठीक है। इस चुनाव में कांग्रेस जो है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ती हुई नजर आई। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ क्योंकि इनका जो अटैक था, इनका अटैक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं था। इनका अटैक केवल और केवल आम आदमी पार्टी के ऊपर था। वो आपने अभी भी देखा कि इनका जो अटैक है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लेकर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में ज्यादा नहीं। इनका अपना आइडिया है, अपनी आइडियोलॉजी है और अपना वे ऑफ थिंकिंग है कि किस तरफ हमने लीन करना है। कोई बात नहीं, ये तो एक बात। दूसरी बात रही एग्जिट पोल की। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, मुझे आज भी याद है त्रिपाठी जी 2013 का चुनाव, जब सारे एग्जिट पोल कह रहे थे 1 सीट नहीं आएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, 2 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी, 28 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी जी। फिर उसके बाद का मुझे दूसरा चुनाव याद है जिसमें एग्जिट पोल ने मैक्सिमम 45 सीटें बताई थी। 2015 का चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई। फिर मुझे तीसरा चुनाव 2020 का भी याद है। उस तीसरे चुनाव में भी लगभग 40-45 के आसपास सीट बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 30 से 35, मतलब भारतीय जनता पार्टी की पॉसिबिलिटी बता रहे थे कि सरकार बन जाएगी। उस समय आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई। फिर पंजाब चुनाव हुआ, पंजाब में ये कह रहे थे 45 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी के एग्जिट पोल वाले, और सीटें आई थी 92। तो एग्जिट पोल लगातार आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करता आया ही है। ये तो एक परिपाटी सी बनाती है एग्जिट पोल ने कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपने आप को दिखाना है अंतिम समय तक, और जब अंत आ जाएगा तो फिर जाके ये कहेंगे ओहो ये तो हो जाता है, परसेंटेज ऐसे से वैसे हो जाती है। मतलब सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर लिया। नवीन जी आपका एग्जिट पोल एजेंसी जितनी है सबको मैनेज कर लिया। आपने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल एक आदमी ऐसा था जो टीवी चैनल पे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 240-250 इस रेंज में जो सीट्स आएंगी जी, योगेंद्र यादव। बाकी सारे जितने थे वो सब कह रहे थे, कोई कह रहा 400 पार लेके जा रहा था, कोई 300 पार लेके जा रहा था, वो सबने देखा था। तो एग्जिट पोल ने अपनी विश्वसनीयता कुछ हद तक खत्म करी है। और स्पेशली जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो उस जितने बार भी आम आदमी पार्टी ने जहां पर भी चुनाव लड़ा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एग्जिट पोल ने सौतेला व्यवहार आम आदमी पार्टी के साथ करा है। पता नहीं क्यों, क्या मतलब दुर्भावना रही है, परंतु ये हमेशा रहा है कि एग्जिट पोल ने हमेशा आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट। लेकिन अब माइंड ब्रेक एजेंसी आपकी सरकार बना रही है। ये रहा माइंड ब्रेक एजेंसी आपकी सरकार बना रही है 44-49, इसको नहीं मैनेज कर पाए भाजपा वाले। हो सकता है, देखिए सबका अलग अलग तरीका है एग्जिट पोल करने का भी, इन्फ्लुएंस होने और ना होने का भी, और सबका अपना तरीका है। किसी का तरीका है वो फोन पे एग्जिट पोल करेंगे, किसी का तरीका वो वोटिंग सेंटर पे जाके एग्जिट पोल करेंगे, किसी का तरीका है कि वो अपने साथियों के माध्यम से या उनकी टीम के माध्यम से एग्जिट पोल करेंगे। सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने अपने क्वेश्चंस है कि कौन किन क्वेश्चंस को किस फॉर्म में रिसीव कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट निकाल रहा है। पर अल्टीमेटली अगर आप एक ओवरव्यू देखेंगे आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली और पंजाब में इलेक्शन लड़े उन रिजल्ट्स का, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रिजल्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी को इन्होंने हमेशा अंडर एस्टिमेट करा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है 55 सीटें आएंगी, और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि महिलाओं ने भी पूरा उनकी अपील को माना होगा और 55 से 60 के बीच में सीटें आने की संभावना है। मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर। लेकिन नवीन जी इसमें बोल रहा परसेंटेज का बड़ा खेल है।
62.82 आपको 2020 में मिले, 67.44 15 में मिले, तो आप 67 सीट लाए, फिर 63 लाए। इस बार मुझे लगता है, जो अभी तक मुझे मालूम है, वो 60 समथिंग अभी गया है, तो इससे तो सीटें घट जाएंगी, हालांकि 55 आप भी बोल रहे हैं। वो टोटल वोट पोल आप बता रहे त्रिपाठी जी जी। तो उसमें देखिए, कभी भी जब आप भी बैठते होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ हम भी बैठते हैं, हमारे मित्र साथी भी हैं, हमारे जानकार भी हैं, और आप जैसे उसे सुनते भी हैं कि अमूमन ऐसा होता है कि जब बदलाव करना चाहती है जनता, जब बदलाव की तरफ जनता जाती है तो वोट ज्यादा करती है, गुस्से में वोट ज्यादा करती है जब बदलाव की तरफ जाती है। तो दिल्ली में अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो दिल्ली में वोट परसेंटेज एज कंपेयर टू 2020 इस बार कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव की तरफ जनता नहीं गई होगी। जनता ने, आम आदमी पार्टी ने जो 10 साल में काम करे हैं, उन कामों के ऊपर भरोसा करा होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे थे, जो झूठे वादे करे थे, चाहे उन्होंने 2014 में कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, नहीं दिया, इन्होंने 2014 के लोकसभा मैनिफेस्टो में कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं दिया, झूठे वादे करे। और एक चीज और देखी कि भाई दुनिया ये कहते हैं कि हमारे तो 20 राज्यों में सरकार चल रही है, 25 में चल रही है, परंतु कहीं पे बिजली फ्री नहीं दे पाते, ये दिल्ली में आके कहते हैं कि फ्री देंगे। तो जनता ने समझा कि ये जो कह रहे हैं, इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और आम आदमी पार्टी ने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिया है कि भाई हमने बिजली भी फ्री करके दी है, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड भी दी है, तो सुविधाएं जो संभव हो सकती थी वो आम आदमी पार्टी चलिए, लेकिन एग्जिट पोल आपके सारी सुविधाएं जो जनता को दी है उसको ठुकरा रहे हैं। नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, हम चलते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं हमारे साथ, डॉक्टर लखन चौधरी जी। चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार मैं एग्जिट पोल कौन सी एजेंसी ने कितने किसको सीटें दी है, मैं एक बार दिखा देता हूं जनता को, फिर लखन जी आपके पास आ रहा हूं। तो लखन जी, जो मुख्य एजेंसी हैं जिनको मैंने आपको दिखाया, आपने भी देख लिया होगा, लेकिन इसमें कुछ और है, एक जेबीसी है, एक माइंड ब्रेक है। माइंड ब्रेक सिर्फ आपकी सरकार बना रही है, 44 से 49 सीटें दे रही, 21 से 25 बीजेपी को दे रही हैं, और एक कांग्रेस का खाता खोल रही हैं। सत्यप्रकाश जी के लिए अच्छी की बात है कि 2 बार से 0 में थे, इस बार 1 पहुंच रही है, 6 सीटें उसके और पहले थी। इसमें आपसे ही मेरा परसों डिस्कशन हो रहा था लखन जी, कि आपने कहा था कि अंतिम समय में बीजेपी की जो रणनीति बनी है, जिस तरह से बीजेपी ने झुंझुना फेंका है, या कहे मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान किया है घोषणा पत्र में, और उसके तहत जो उनका संगठन है, जो चुनावी रणनीति बनाई है, उससे काफी गेन कर रही है। एग्जिट पोल में तो मुझे लगता दिख रहा है, लेकिन एग्जिट नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लखन जी, क्या है, क्या जादू चला? निश्चित तौर पर एग्जैक्ट होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जो दिल्ली का मुकाबला था वो काफी दिलचस्प हो गया है, और लगभग 2-2.5-3 दिन जो है लोगों की जो नींद है वो उड़ जाएगी, खास करके आप पार्टी की जिस तरह से किरकिरी दिख रही है। और ये पहले कहा जा रहा था कि टक्कर में जो है कांग्रेस की भी टक्कर है, लेकिन आप पार्टी फिर भी अच्छी स्थिति में है था। और उस दिन हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, और बाईपोलर हो गया था मुकाबला, पहले कांग्रेस थी लेकिन वो कांग्रेस बाहर हो चुकी थी, आज भी वही स्थिति लगभग दिख रही है। और देखिए, इस रुझान से तो कांग्रेस के लोग कम से कम मुझे लगता है खुश होंगे, क्योंकि त्रिपाठी जी, कांग्रेस जो है ये चुनाव जी 4% का वोट शेयर था, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी ने कांग्रेस का पत्ता साफ किया था कई राज्यों में,
चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे आप जो है गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो। तो देखिए कांग्रेस ऐसी खबर है कि कांग्रेस के लोग भले ही शून्य में आ जाएं लेकिन खुश हैं कम से कम, क्योंकि उनका जो घोर एक तरह से कहा जाए कि एक ऐसी पार्टी जिसकी वजह से वो सत्ता में लगातार बाहर हो रही थी, लखन जी आपका नेटवर्क थोड़ा कट रहा है, जिसके कारण हम आवाज हम भी नहीं सुन पा रहे हैं और हमारी पब्लिक जो दर्शक है वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा आपके पास मैं आता हूं, एक हमारे तकनीकी साथी इसको जल्दी ही ठीक करेंगे। मैं एक बार अजय त्रिपाठी जी के पास बात करता हूं। अजय जी, एग्जिट पोल हमेशा ही नहीं झुठलाए जा सकते, हालांकि गलत हुए हैं कई बार, लोकसभा चुनाव में भी गलत हुआ, हरियाणा आपने देखा होगा गलत हुआ, लेकिन बहुत वो सारे एग्जिट पोल, सारी एजेंसी जो मुख्य एजेंसी है उनको मैंने दिखाया, सारी एजेंसी गलत नहीं हुई है। इसमें तो सारी एजेंसी आप पार्टी की सरकार नहीं बना रही। दो मुद्दों बात करना चाहिए। एक जो बार बार बात आ रही थी परसों नरसों से लगातार बात है, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट ला करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, किसी भी सरकार ने कोई बहुत बड़ा एक अजूबा नहीं कर दिया है। हमारा जो बजटिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का बल्कि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी हैं, सब जगह जो बजटिंग सिस्टम, उस बजटिंग सिस्टम में डेफिसिट बजटिंग की व्यवस्था है। डेफिसिट बजटिंग का मतलब होता है, बड़ी साफ साफ अगर मोटे मोटे अक्षरों में समझें, कि हम भैया 10 रुपए कमाएंगे पर हमको 12 रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे ये दो काम बढ़ रहे हैं। तो चुनावी साल में अगर डेफिसिट बजट लाया गया है, इसका मतलब कि जो भी सरकार XYZ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, वो डेफिसिट बजट ला करके वो नए अपने काम बता रही हो, फिर उसको एक जब अगर वो सरकार बन जाती है तो उसको टैक्सेशन का एक नया माध्यम मिल जाता है कि साहब चूंकि हमने इतना खर्चा एक्स्ट्रा कर दिया तो टैक्सेशन बाद में हो सकता है, लेकिन एक लालच तो हो जाता है। दूसरी बात, एग्जिट पोल की जो बार बार बात होती है, एग्जिट पोल की मैं स्टेटस का विद्यार्थी रहा हूं और स्टेटस के विद्यार्थियों में मुझे सैम्पलिंग और सर्वे दोनों मेरे प्रिय विषय हुआ करते थे। तो अगर जो बात नवीन जी कह रहे थे कि अगर वास्तव में आप ढंग से अगर एग्जिट पोल किए गए हैं, जिस तरह से होते हैं उसका साइंटिफिक डाटा, फोन पे बात कर ली 4 मतदाताओं से, या आपने छोटे छोटे ये जो आपने हायर कर लिए आउटसोर्स वाले बच्चे उनको भेज दिया, उनको बात कर ली, क्योंकि डॉक्टर लखन चौधरी खुद एग्जिट उस कंपनी से काम करते हैं। तो कई बार ऐसी कंपनियां जब काम करती हैं जो वास्तव में साइंटिफिक तरीके से डाटा कलेक्ट करती हैं, डाटा का एनालिसिस ठीक तरीके से होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए अगर 6 एजेंसियां एग्जिट पोल का एक जैसा डाटा दे रही हैं, इसमें कुछ ने साइंटिफिक तरीके से काम किया, अगर इसका एवरेज मिला लिया या सबका, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी उस कंफर्ट जोन में नहीं है जिस कंफर्ट जोन की चर्चा हम लोग अभी 2 दिन पहले तक कर रहे थे। जी लखन जी, आपकी आवाज आ रही है? लखन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लखन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लखन जी के पास फिर से चलते हैं, एक बार फिर सत्यप्रकाश जी के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, नवीन जी जैसा मैंने कहा था कि उनके कहा कि आप बी पार्टी के रूप में लड़ रहे थे, और आप, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, आ रहा हूं, लखन जी कनेक्ट हो गए हमारे से। लखन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। लखन जी, अभी बात चल रही थी कि अंतिम समय में बीजेपी अप होती गई और बीजेपी ने मतलब कांग्रेस को नीचे दबा दिया, कांग्रेस साफ होती गई, बीजेपी के पास उसके वोट आते गए। लेकिन इतना भी उम्मीद नहीं थी कि जो 5-6 नामचीन एजेंसी कही जाती हैं सर्वे के लिए, एग्जिट पोल के लिए, वो सारी की सारी बीजेपी की सरकार बना रही है। बिल्कुल जी, देखिए निश्चित तौर पर लग रहा है कि भाजपा की सरकार लगभग बनती हुई दिख रही है और यह बनने जा रही है 8 तारीख को दिल्ली में। और एक लंबा समय 11-12 साल के बाद जो है आप पार्टी का जिस तरह से जो है रुझान कम हुआ है या उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी, देखिए निश्चित तौर पर 10-12 साल में किसी भी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है। लगातार 3 टर्म आप पार्टी सरकार में रही है, तो उसका भी खामियाजा शायद आप पार्टी को भुगतना पड़ा है। बहुत सारे मुद्दे थे, शराब घोटाले थे, उसका भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है त्रिपाठी जी बीजेपी को, वो इस बात का हुआ है, एक तो सरकारी कर्मचारियों में 8वां वेतनमान की जो घोषणा हुई, इससे भले जो है भाजपा के प्रति एक बार विश्वास बढ़ा है। और जो आयकर छूट की जिसकी बात हम लोग परसों भी कर रहे थे और सब लोग कर रहे हैं कि आयकर छूट का एक बम्पर फायदा जिसको कहा जाए भाजपा को मिलता दिख रहा है। और यही वजह है कि भाजपा जो है इस मुकाबले में
बहुत तेजी के साथ आगे निकल गई पिछले केवल 3-4 दिन में। तो 3-4 दिन पहले तक टक्कर जो था वो कांटे का तो था, ये मुकाबला था ही भाजपा और आप पार्टी के बीच में, लेकिन ये मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया और 3-4 दिन में ही भाजपा ने जो है आप पार्टी को इतना पीछे छोड़ दिया कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। लेकिन देखिए जो भी हो, मुकाबला तो दो बाइपोलर ही था, द्विकोणीय ही था। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत के रूप में अभी खबरें इस तरह से आ रही है, पहले भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस कम से कम आप पार्टी को हरा कर या हार कर जो है खुश दिख रही है। कई नेता उसके खुश है क्योंकि कांग्रेस का मकसद था आप पार्टी को हराना, क्योंकि आप पार्टी ने कई जगह कांग्रेस को हराया है, जो है खास करके नहीं, दो ही जगह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हटा के सत्ता में ली, पंजाब ली, गुजरात में हराने के, बाकी जगह नहीं आम आदमी पार्टी कुछ की है। हाँ नहीं, 3-4 जगह जैसे गोवा में भी इन्होंने कोशिश की थी, कई जगह कोशिश तो की है ना वोट काटने का। छत्तीसगढ़ में भी वोट काटने की कोशिश किए थे। तो जहां भी कांग्रेस के वोट आप पार्टी काटते थे, और लग रहा है इस बार दिल्ली में सारी जगह आप पार्टी के जो वोट कटे हैं वो कांग्रेस की वजह से कटे जी। तो और ये मकसद भी था देखिए कांग्रेस का कि आखिर जो है भाजपा और आप पार्टी मिलकर दिल्ली में कांग्रेस के विरुद्ध जो है जिस तरह से अभियान चलाए थे अन्ना हजारे के साथ में, तो उसके बाद से कांग्रेस का सफाया दिल्ली में हुआ। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भले सत्ता से बाहर है, लेकिन वोट शेयर उसका ऐसा एक और दिलचस्प आंकड़ा मैं दे रहा हूं, उसके बाद जो है मैं रुकूंगा कि वोट शेयर कांग्रेस का 4% फिर भी बढ़ता हुआ जो है हमारे सर्वे के हिसाब से आ रहा है। 4% 4 से 8% लगभग वोट शेयर हो गया है कांग्रेस का। पिछली बार 6% था कांग्रेस का वोट शेयर, नहीं 4% रहा है, वो 4% था पिछले चुनाव में जी, और वो इस बार 8% लगभग हो गया है। देखिए बड़ा जो डाउनफॉल एक तरह से कहा जाए कि आप पार्टी का 54 से घट के 44 हो गया है जी। तो बड़ी हार इसलिए इस वजह से शायद दिख रही है। हालांकि ये तो 8 तारीख को पता चलेगा वास्तविकता क्या है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभी प्रारंभिक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से आप पार्टी के वोट शेयर 54 से घटकर 44 हो गए हैं और भाजपा के 38 से बढ़कर 46 हो गए। तो इस तरह की स्थितियां बन रही कि भाजपा ने तो काफी जो है तरक्की एक तरह से कहा जाए या एक तरह से गेन किया है और जो है उसका फायदा मिला है। तो इसमें सबसे बड़ा देखिए फ्रीबीज तो सभी पार्टियों की थी, फ्रीबीज की घोषणा तो सबने की थी। जो महत्वपूर्ण निर्णायक इस चुनाव में जो बातें हैं वो ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो ये आयकर छूट का मसला है और जो है 8वें वेतनमान की घोषणा है जिसमें भाजपा को जो है लगभग सत्ता की चाबी सौंप दी है, ऐसा कहा जा रहा है। जी जी जी, लखन जी आता हूँ। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्ते, क्षमा चाहूंगा थोड़ा लेट से जुड़ना पड़ा। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। प्रदीप जी कहाँ छुप गए आप? समय देख करके आप लेट हो गए, बधाई दे रहे थे क्या आप भाजपा के नेताओं को सरकार बनाने की? अरे त्रिपाठी जी मैंने पहले ही क्षमा मान लिया था प्रभु। आधिकारिक तौर पे जो समय मैंने तो व्यक्तिगत तौर पे दिया था, आधिकारिक कुछ आ गया तो मैं उसको छोड़ करके आपके पास आया क्योंकि आपसे हमारा संबंध ज्यादा मधुर है। जी जी जी, आप बधाई देने चले गए थे, मुझे समझ में आ रहा है आपकी सरकार बन रही है। अरे त्रिपाठी जी हम लोग व्यवहारिक लोग हैं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ना हम लोग कुछ करते नहीं है। ठीक है अभी 2 दिन की बात और है, 8 तारीख को फिर बधाई क्या हम तो मिठाई भिजवा देंगे भोपाल, हमने व्यवस्था कर रखी है आपके लिए। जी जी प्रदीप जी, सत्य प्रकाश जी कांग्रेस प्रवक्ता बैठे, उनको धन्यवाद दे दीजिए। वोट काट दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी का और आप जीत गए। सत्य प्रकाश जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे नमस्ते बोलता हूं, लेकिन राजनीतिक तौर पे अभी बधाई देना थोड़ी जल्दीबाजी होगी सर। जी चलिए, तो अभी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट नहीं माने हम। अरे सर एग्जिट पोल तो देखिए हमारे कुछ पत्रकार बंधु ही कह रहे थे कि अब इस पे कुछ बोलना जो है बहुत ही जल्दीबाजी होगी जी, और क्योंकि जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है वो अपना पलट देता है। तो जनता जनार्दन है और हरियाणा बगल में है, महाराष्ट्र थोड़ी दूरी पे है, संपूर्ण देश अपना है। समय की प्रतीक्षा करते हैं। मैं बहुत किसी की खुशफहमी को मैं बहुत जल्दी खत्म नहीं करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, अरविंद जी हैं, थोड़े दिन और 2 दिन और खुश रह लें, उसके बाद तो नहीं वो खुश नहीं, एग्जिट पोल तो आपको खुश कर रहे हैं, आपके चेहरे से दिख भी रहा है।
अब जब आप चेहरे पे देख लिए त्रिपाठी जी, तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। जी अच्छा, चलिए अब आप सरकार बना लेंगे, लेकिन इतनी सारी घोषणाएं अभी तक के इतिहास में दिल्ली की का बजट जब पेश होता था तो हमेशा सरप्लस में होता था। पहली बार नवीन जी लोगों ने ऐसा कर दिया कि घाटे पे आ गया, 7,000 करोड़ घाटे पे। उस पे आपकी ये लंबी लंबी घोषणाएं, जब उनकी 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, आप 2500 की बात कर रहे हैं, आप गैस सिलेंडर देने की भी बात कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री बिजली फ्री पानी की योजना वो भी हम करते रहेंगे। तो अब ये मान के हम चलें कि दिल्ली की जनता कर्जदार होने वाली बाकी राज्यों जैसा अच्छा खासा? त्रिपाठी जी, बहुत भयंकर सवाल आपने घुमा फिरा के लिया के एकदम सामने चट्टान की तरह से खड़ा किया, और मेरे पास एक ऐसा छोटा सा तोप का गोला है कि उस चट्टान को साइड कर दे। अरे आप पहाड़ है साहब, हम तो चट्टान है छोटे से, आप तो पहाड़ है। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है। तो हमारी जो घोषणा है उसका मुख्य बिंदु है कि जो जनहितकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, जैसे मनरेगा चल रही थी यूपीए सरकार के समय से, तो हमने उसको जारी रखा जी। हमने उसको, और जो उसमें लीकेज था वो कम किया। और एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, पंजाब में 15 लाख किसान एक झटके में गायब हो गए जो किसान सम्मान निधि लेते थे, क्योंकि वो आधार और पैन कार्ड लिंक हो गया। तो एक लीकेज जो था 15,000 नहीं 15 लाख किसान, लीकेज था वो रोक दिया गया जी। पॉलिसी को बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और लास्ट आखिरी एंड तक पहुंचाना, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार की विशेषता है, लीकेज बहुत कम होता है। दिल्ली 140 करोड़ की आबादी वाला शहर है, और यहाँ पे फ्री बस दी जाती है, लेकिन उनकी संख्या 5,000 के नीचे आ गई पिछली सरकार से, जो यहाँ पे जो आती है। तो अब केंद्र से जो बसें अनुदान आते हैं उसमें एक ही चीज का परिवर्तन होता था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का फोटो चिपक जाता था जी। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं जानता हूं उसको। हालांकि इस तरह की वेंडेटा राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट कॉर्नर अन्य सरकारों का अवैध नागरिकों के लिए, अवैध लोगों के लिए रहता है, भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनको निकाल बहाल किया जाता है जी। और जब बुक्स और रजिस्टर नहीं हो जाएंगे, भारत की सरकार भारत के नागरिकों के लिए सबसे उच्चतम करने में सक्षम है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो। नीयत साफ होनी चाहिए, और शर्त यह है कि भारत के नागरिकों का, अब आप बैंक के लिए अगर आप अपील शुरू कर देते हैं, देखिए आपके पत्रकार बहुत सारी गलियां इधर की खाक छाने होंगे दिल्ली के चुनाव में जी। इस प्रकार से यहाँ पे अच्छा बाहरी नागरिकों को सिस्टमेटिक ढंग से उठाया गया है। उनके मैंने मेरी अथॉरिटी नहीं कि मैं उस पर कुछ कमेंट करूं, मैं करना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सीधे सीधे से कह रहा हूं कि उनको जो व्यवस्थाएं मिल रही लीकेज है, वो जब कम वो हटेंगे, यहाँ से निर्वासित किए जाएंगे, तो भारत के नागरिकों के स्वतः ही दिल्ली को टैक्स सरप्लस आए। और एक दूसरी बात, जो मार्केटिंग का 550 करोड़ का बजट है वो घटेगा। नहीं, उसको मत करिए साहब, जो विज्ञापन का बजट मत घटाइए। नहीं, वो जो मिसयूज उसका होता था, मैं उसके संबंध में कह रहा हूँ सर। विज्ञापन का बजट कौन घटाएगा, किसमें सामर्थ्य विज्ञापन का बजट घटा सके? सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना काम करना। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी पार्टी थोड़ी सी से ज्यादा जागरूक है इन सब छोटे छोटे कामों को बचा करके लिए, और फालतू के खर्चे जो वर्तमान में दिल्ली की सरकारें कर रही थी वो अब नहीं है। ऊपर से सर आयुष्मान योजना जो लागू करने की बात है, जब दिल्ली में लागू हो जाएगी तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक का फालतू का जो बजट लीक कर जाता है, इकाई नकाई रिश्तेदारी में चला जाता है, वो नहीं जाएगा जी। तो बहुत सारा जो है फंड मैनेजमेंट सही हो जाएगा। पूरा मूल चुनाव ये समझ लीजिए कि फंड मैनेजमेंट अच्छा होगा, दिल्ली की जनता के लिए सारी सुविधाएं मिलती रहे। चलिए प्रदीप जी, आता हूं आपके पास, सत्यप्रकाश जी के पास फिर से चलते हैं। नवीन जी आ रहा हूं आपके पास, ही बहुत सारे सवाल हैं आपसे और करने के। सत्यप्रकाश जी, प्रदीप जी ने हालांकि खुलेआम ये नहीं होता है, धन्यवाद दे दिया है उन्होंने आपको। ये गुजरात का बदला लिया है क्या आपने आम आदमी पार्टी से? आप बोल रहे थे गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ गई, 5 सीटें भी ले गई, ये उसका बदला था क्या? त्रिपाठी जी देखिए, सबसे पहले तो बोलूंगा कि नवीन गौर जी बोल रहे थे बी टीम बोल रहे हैं जी। इनका तो जन्म ही बी टीम के तौर पे हुआ था
अन्ना हजारे के साथ मिलके क्या क्या नहीं, एक षड्यंत्र मैं तो बोलूंगा किस तरह से यूपीए सरकार को बदनाम किया गया, शीला दीक्षित जी की सरकार को बदनाम किया गया। तो उनका जन्म ही बी टीम के तौर पे हुआ था और कौन कौन सम्मिलित थे वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी नवीन गौर जी बोल रहे थे कि बोल नहीं रहे, छत्तीसगढ़ में ये आए थे चुनाव लड़ने, केजरीवाल जी भी आए थे, कितनी बार बोल के गए थे इनसे पूछिए। एमपी में कितनी बार बोला, राजस्थान में कितनी बार बोला, गुजरात में कितनी बार बोला, इसलिए बोला। और दिल्ली में केंद्र सरकार भी बैठती है, दिल्ली की सरकार भी बैठती है, तो ये दोनों की साठगांठ है कि भाई देखते आप बैठ जाओ मैं बैठ जाओ, एक ही बात है, बस कांग्रेस को किसी तरह नुकसान करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं हम मजबूती से लड़ रहे हैं, कोई बदला नहीं, राजनीतिक तौर पर हम लड़ रहे हैं। आप मगर कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ ही चलते हैं, आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं मगर बीजेपी के साथ चलने की बात करते हैं। इसलिए बोल रहे थे कि मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि जनता देखती है, जनता ये भी देख रही है कि बीजेपी ने 11 साल में क्या दिया है, जनता ये भी देख रही है कि केजरीवाल जी ने 10 साल में क्या दिया है। आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे जनता भी वोट करेगी। अभी रमेश जी ने बहुत सारी बातें की, फ्री की बातें की थी, ये वही लोग हैं जो फ्री बीज की बात करते थे। आज इतनी हालत इनकी खराब हो गई क्योंकि मालूम है मोदी की गारंटी हर जगह फेल हो रही है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में हो चाहे एमपी में हो। तो वही मोदी की गारंटी फेल होने के बाद ये फ्री बीज वाला फंड ले आए। 500 सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, मतलब आप जहां जहां चुनाव है वहां पे इसकी बात करेंगे कि मैं 500 सिलेंडर दूंगा, मगर भारत देश में आम जनता को नहीं दे सकते आप। छत्तीसगढ़ में भी दिया नहीं आपने 500 सिलेंडर, एमपी में दिया नहीं अभी तक, राजस्थान में दिया नहीं है, अब नया जुमला दिल्ली में लेके आ गए हैं। अभी मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा की बात कहां करेंगे रमेश जी, आधा बजट कर दिया आपने। वो हमारे सरकार की ऐसी योजना है जिसका कहीं ना कहीं प्रदीप जी हैं वो, रमेश जी नहीं है, बंद करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदीप जी हैं, रमेश जी नहीं है। जी माफ कीजिए प्रदीप जी, तो वही बोलो कि मनरेगा के ऊपर कहीं ना कहीं आपको याद होगा लोकसभा किस तरह से मोदी जी ने उपहास किया था, आप कहीं ना कहीं उसको बंद करने के लिए आप कार्यक्रम चलाने वाले थे। मगर जब जनता को ये आक्रोश गया, जनता ने देखा कि इससे हमको रोजगार मिलता है, तो आपको उसको चालू रखना पड़ा मजबूरी में। और उसके बाद भी आपके अंदर ऐसी मानसिकता है कि उसका बजट कम, हर वर्ष हर वित्तीय वर्ष में बजट कम करते जा रहे हैं आप। इसलिए बोल रहा हूं कि जनता देखती कि यूपीए सरकार में चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे दिल्ली की सरकार रही हो, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी थी तो महंगाई की कैसी थी वो सबको मालूम है। प्याज 80 रुपए मिलता था, नमक 40 रुपए मिलता था। उस सरकार उस जो स्थिति थी महंगाई की, वहां से शीला दीक्षित लेके गई, मेट्रो तक लेके गई थी। वहां जो प्रदूषण था उसे सीएजी लेकर आने का काम किया हमने। वहां पे बच्चों का, अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं, लगभग जो आखिरी बजट था 27 लाख बच्चों को फ्री हेल्थ स्कीम योजना के तहत लाभान्वित किया था। तो हमने वो काम किए थे जो सब बंद है। और अगर 11 साल की मोदी जी की सरकार का मोदी गारंटी है कहां? आप रोजगार की बात करिए, है नहीं। किसानों की आय की बात है नहीं। गरीबों को आवास है नहीं। आप बात करते 15 लाख की, वो है नहीं। इसलिए वो अमेरिका आज क्या हालत कर दिया है, हमारे लोगों को बंदी की तरह लेके आ रहा है। मोदी जी चुप बैठे हैं, 56 इंच का सीना जो था वो कहीं 26 इंच का हो गया है। इसलिए बोल रहा हूं कि जनता वो सब चीज देखती है और जनता भरोसा करेगी किसके ऊपर, वो आपको 7 तारीख को दिखेगा। इसलिए बोल रहा हूं जनता दोनों को आप संतुलित देख रही है और जनता को कहीं ना कहीं कांग्रेस में भरोसा है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रतिशत शेयर भी बढ़ेंगे और सीट भी बढ़ेंगी। इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, मजबूती के साथ। अच्छा, समर्थन किसको देंगे सत्यप्रकाश जी? सीट आपकी बढ़ गई, याद कर रही है जनता, सीट आपकी बढ़ गई तो आपने एक बार 6 सीटें लेकर के केजरीवाल जी को समर्थन दिया था। इस बार प्रदीप जी को देंगे कि नवीन जी को देंगे 8-10 सीटें लेकर के? हम मान लेते हैं एग्जिट पोल गड़बड़ है, वोट शेयर लखन जी ने, हमें यह मालूम था कि 6% था, लखन जी ने कहा 4 था, इस बार 8 हो रहा है। हो सकता है सीटें भी आपकी बढ़ जाएं, हमारी कामना है आपके साथ। लेकिन आप नवीन जी का समर्थन करेंगे कि प्रदीप जी का? त्रिपाठी जी देखिए, अभी एग्जिट पोल के तहत जो भी है, मगर जब एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो आएगा रिजल्ट, उसमें क्या आता है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम कितनी सीटें लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं, या सरकार में आते हैं, तो वो सब चीजें तो उसके बाद बातें होंगी ना। उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेगा, दिल्ली में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है, प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का वो बैठा है, वो उस पर चर्चा करेगा। वो तो बात की बात है, वो अभी भविष्य के गर्द में वो बात है, उसके बाद बात में होगी। बिल्कुल, चर्चा तो होती है निश्चित। सत्यप्रकाश जी, हम नवीन जी के पास चलते हैं, लेकिन इस बात में भी निश्चित तौर पर बैठक होगी, आपके हाईकमान की बैठक होगी कि आखिर हम दिल्ली में लगातार फेल क्यों हो रहे हैं। नवीन जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, जो हालांकि सत्यप्रकाश जी से सवाल होता है, जो एक सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में थोड़ा बहुत स्वराज एक्सप्रेस ने भी अपना सर्वे किया है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं 10 सीटें हैं, उसमें 10 में 10 आपको सफलता। तो आप तो कांग्रेस का वोट खींच रहे हैं, 10 में 10 आम आदमी पार्टी की सीटें आ रही हैं। लेकिन दूसरी जगह जहां आम आदमी पार्टी पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीती थी, वहां हारती हुई दिख रही है। क्या कारण है इसका? क्या ये, जैसा कि अभी हमारे अजय त्रिपाठी जी ने कहा कि जो बजट आया उसमें मध्यम वर्गीय परिवार को राहत दी गई, 8वां वेतनमान की बात लखन चौधरी जी ने कही, ये सब बातें हैं क्या?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक बार बार एक बात कही जा रही है कि दिल्ली का बजट नुकसान में है। दिल्ली का बजट सरप्लस में है, नुकसान में नहीं है। ये आप मैं इतना जानता हूँ, विधानसभा में जो आपने पेश किया है, विधानसभा में जो आपने बजट पेश किया है, वो घाटे का बजट पहली बार पेश किया आपने। अच्छा, तो दिल्ली का जो 2023-24 का जो बजट था, जो अल्टीमेटली जो कंक्लूड हुआ था, वो जो बजट था वो मुनाफे का बजट था। और दिल्ली सरकार ही पूरे हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे में बजट जिसने चलाया है। किसी भी दूसरे राज्य में आजादी से लेकर आज तक किसी भी दूसरे राज्य में मुनाफे में बजट नहीं चला है। इसको भी उतना ही प्रचारित किया जाए। नवीन जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये घाटे का बजट कभी हमेशा मुनाफे का बजट पेश हुआ है, चाहे सुषमा स्वराज जी रहे हो, साहब सिंह वर्मा रहे हो, मदन लाल खुराना रहे हो, या शीला दीक्षित रही हो, या केजरीवाल जी आपके रहे हो 9 बार। ये हमेशा फायदे का बजट पेश हुआ है। पहली बार 6000 करोड़ का घाटे का बजट आपने प्रस्तुत किया। हालांकि जो हमारे एक्सपर्ट, जो बजट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जब घाटे का बजट पेश होता है यानी उस राज्य में विकास ज्यादा होता है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन पहली बार घाटे का बजट पेश हुआ है। नवीन जी देखिए, जो आपने सवाल पूछा था सीटों को लेकर, उस पे जरा आ जाते हैं। बजट का मुझे जहां तक है आइडिया, मैं पहले भी कह चुका हूं, बजट हमारा सरप्लस में था जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। चलो उस पे आप जो सीटों के एस्टिमेट पे आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा था कि 55 सीटें आएंगी, और मुझे पूरा मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है पूरा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है अरविंद केजरीवाल ने जितनी बार भी ये आकलन करा है, उनका आकलन लगभग एक्यूरेट गया है। चाहे वो पंजाब की बात हो, पंजाब में जब चुनाव था तो कहा था कि कितनी सीटें आएंगी, तो सीटें आएंगी वो भी बताया था। कौन हारेगा और कितनी वोटों से हारेगा ये भी बताया था कि चन्नी भी हारेंगे और बादल भी हारेंगे। वो सारा वहां पे हुआ। दिल्ली में 2 बार ये कहा था अरविंद जी ने कि 2 बार कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी, वही हुआ था। तो मुझे आज भी पूरा भरोसा है अब हमारी सर्वे टीम पर। हमारी जो इंटरनल सर्वे टीम है, हमारी इंटरनल हम लोग कहते हैं कि 55 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, और हो सकता है ये सीटें 60 तक जाए। रही बात मुस्लिम बाहुल्य और किसी कास्ट स्पेसिफिक बाहुल्य या किसी धर्म स्पेसिफिक बाहुल्य, आम आदमी पार्टी उन पैरामीटर्स को लेकर हम लोग नहीं चुनाव लड़ते। हमारा चुनाव लड़ने का सिंपल फार्मूला इज डेवलपमेंट। हमने स्कूल बनाए, 20,000 नए कमरे बनाए, शिक्षा ऐसी करी कि IIT, JEE और नीट के एग्जाम क्वालिफाई करे बच्चों ने, NDA के एग्जाम क्वालिफाई करे बच्चों ने। तो कौन सी मुस्लिम बाहुल्य सीट है और वहां पर कांग्रेस की वोट ज्यादा थी, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है या बीजेपी हिंदू पार्टी है, या हिंदुओं का वोट उसको जाएगा मुस्लिमों को, इन सब जमा घटा में आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने काम के नाम पर वोट मांगे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बात पर वोट मांगे हैं कि आपको बिजली निःशुल्क दी जाएगी, आपको पानी निःशुल्क दिया जाएगा, आपकी सेवा करिए 10 साल तक, 25,000 रुपए हम आपके बचा रहे हैं। तो इन कामों के बलबूते पर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है, ना कि झूठे वादे करके या फिर हिंदू मुस्लिम या फिर कास्ट को आपस में लड़वा कर, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। तो नवीन जी केजरीवाल जी को कह रहे हैं, बिल्कुल सच बोलते हो, बनारस भी तो जीतने गए थे, बोल रहे थे कि हम दम से जीतेंगे बनारस। देखिए चलो इसी बात पे मुझे एक बात और याद आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैं इनको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वही टीम है जिसने मोदी के सामने जाके चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी वही टीम है जिसका सबसे मजबूत उम्मीदवार बनारस से जाके लड़ा था। आपके अजय राय लड़ रहे थे उस टाइम बनारस से। अगर आप में हिम्मत थी तो आपने लड़वाना चाहिए था सोनिया गांधी को वहां से चुनाव, या राहुल गांधी को, परंतु आम आदमी पार्टी ने हिम्मत दिखाई थी चुनाव लड़ने की बात है, और 3.25 लाख वोट की आई थी आम आदमी पार्टी की। आपके लिए नवीन जी, सत्यप्रकाश जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कर दी थी। हाँ कराइए ना, कराइए। जी सत्यप्रकाश जी बोलिए, सुन रहे हैं नवीन जी। नवीन जी
अजय वही तो बोला, हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता अजय राय ने भी टक्कर दी है। मोदी जी की हालत खराब हो गई थी, मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। केजरीवाल जी कितने वोटों से हारे थे तो पूछिए। यही तो हमारे कार्यकर्ता, यही तो शक्ति है। आप सिर्फ चेहरे मत दिखाइए। सत्यप्रकाश जी अजय राय जी की आप तौहीन कर रहे हैं, छोटा कार्यकर्ता बोल रहे हैं। क्यों नहीं लड़ाए थे सत्यप्रकाश जी? अजय राय जी की तौहीन कर रहे हैं आप, छोटा कार्यकर्ता बोल रहे हैं। नहीं त्रिपाठी जी, नहीं, त्रिपाठी जी हमारे यहाँ सबसे पहले कार्यकर्ता है वो, चाहे कितने बड़े नेता। राहुल गांधी जी भी एक कार्यकर्ता है, उसके बाद वो नेता है, उसके बाद वो हमारे नेता है। कोई भी हमारे कार्यकर्ता, यहाँ केजरीवाल जी नहीं है या मोदी जी नहीं है, यहाँ छोटा कार्यकर्ता, उसके बाद राहुल जी है, छोटा कार्यकर्ता, उसके बाद खड़गे जी है, छोटे कार्यकर्ता, उसके बाद सोनिया जी है। चलिए ये सब लोग कह सकते हैं, वो नहीं चलता है, सब कह सकते हैं, नहीं चलता है। जी प्रकाश जी देखिए, डिबेट कर रहे हैं, थोड़ा आप मुझे बोलने का मौका दे, मैं आपको दूंगा, ऐसे चलेगा जी। तो देखिए, छोटे कार्यकर्ता को तो कोई भी लड़ा देगा। जहां पर जवाब देना था तो सोनिया जी राहुल जी को लड़वाते, खड़गे जी को लड़वाते, और बड़े नेता थे उनको लड़वाते, पर आपने किसको लड़वाया? लोकल कार्यकर्ता को। आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता को, एक को सोनिया गांधी के सामने खड़ा करा, कुमार विश्वास को, और एक को मोदी जी के सामने खड़ा करा, अरविंद केजरीवाल जी को। तो उसके लिए हिम्मत और जज्बा चाहिए। आपको डर था इस बात का कि कहीं सोनिया गांधी हार गई तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पर आम आदमी पार्टी ने वो हिम्मत भी दिखाई और वो जज्बा भी दिखाया, चुनाव भी लड़ा। नवीन जी आ रहा हूँ, और वोट भी हमारी 3.25 लाख के आसपास वोट। नवीन जी बिल्कुल, एक मिनट सत्यप्रकाश जी, आप काफी आ गई बात, मैं आपकी तरफ से बोल देता हूं उनको कि स्मृति ईरानी के सामने बड़ा छोटा कार्यकर्ता उन्होंने खड़ा किया अमेठी से और जीत के बताया उन्होंने, तो छोटा और बड़े कार्यकर्ता की बात नहीं होती है। लखन जी के पास एक बार फिर चलते। प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, चूंकि आपके अभी तो फिलहाल 8 तारीख तक बल्ले बल्ले है आपकी, कोई बात नहीं, 8 तारीख को सुबह हम लोग और आप मिलेंगे निश्चित तौर पे। आपने कहा है कि भोपाल मिठाई भिजवाएंगे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अगर रिजल्ट उल्टा आ गया तो आप मिठाई नहीं खिलाएंगे। जी लखन जी ये जो एग्जिट पोल परिणाम बता रहे हैं, वो परिणाम देखिए, शुरू में तो आप भी जानते हैं प्री पोल सर्वे में आपकी सरकार तीसरी बार बन रही थी और अच्छे से बन रही थी, और खासकर ये जो योजनाएं चलाई जा रही थी, क्या ये परिवर्तन जो चुनावी घोषणा पत्र, इसके पहले तो हालांकि आपने कहा है कि 8वां वेतनमान और बजट दोनों चीजें थी, क्या ये जो फ्री जो केजरीवाल जी बांट रहे हैं 2100 की जगह 2500, सिलेंडर में सब्सिडी, सिलेंडर के अलावा उन्होंने ये भी कह दिया केजरीवाल जी की जो मुफ्त योजनाएं चल रही वो भी, इसका कितना असर पड़ा जनता पे? लखन जी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं त्रिपाठी जी, देखिए फ्रीबीज की जो योजना है वो तो सब पार्टी दे रही है जी, और मोदी जी ने तो बकायदा कहा, चाहे झुग्गी की योजना हो या कोई भी योजना हो केजरीवाल की, आप पार्टी की जी, वो बंद नहीं की जाएगी जी। तो फ्रीबीज का जो असर होना था वो तो पहले ही आप पार्टी और भाजपा के बीच में चल रहा था, वो मुकाबला जो है अपने आप में चल रहा था। लेकिन देखिए, 3 साल या 3 टर्म की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी जो रुझान था लगभग 11-12 साल का, तो वो एक स्वाभाविक तौर पर जनता के बीच में था, और जो है मुझे लगता है कि सत्ता में परिवर्तन होना भी चाहिए। जी लखन जी, जो है 5 साल में यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो राजनीतिक दलों के बीच में एक तरह से विकास के प्रति प्रतिबद्धता की बात जो है वो रहती है। तो जनता ने जो फैसला लिया होगा, मुझे लगता है अच्छा ही फैसला लिया होगा। आप पार्टी के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसको लेकर जो है लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगे थे कि आप पार्टी को और आगे भी मौका दिया जाता है तो जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और जो चीजें वहां पर सामने आ रही थी, तो जनता को अब लगा कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। देखिए, 3 टर्म के बाद शीला दीक्षित की भी सरकार को बदल दिया गया। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रहा? हाँ देखिए, गुजरात एक अलग मॉडल है, और भाजपा का जो चुनाव जीतने का जो तरीका है, देखिए उस दिन भी हम लोग कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा, प्रेजेंटेशन और परसेप्शन, तो ये जो चीजें हैं उनका जो संगठन जिस तरह से मजबूत है, उनके आरएसएस की तमाम 100 से अधिक अनुषांगिक संगठन जिस तरह दिन रात भाजपा के लिए काम करती है, तो वो चीजें नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस का जो संगठन है पूरी तरह खत्म हो चुका है, कहीं है ही नहीं कांग्रेस का संगठन। कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्थन आज भी है, बशर्ते कांग्रेस अपने संगठन को खड़ा करे और संगठन के लोग घर घर जाकर लोगों से मिले, डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, काम करें,
काम को प्रोजेक्ट करें, बताएं। देखिए कांग्रेस क्या है कि अपने दम पर ये खत्म होते जा रही है देश से, और लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। एक देश को आज एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। निश्चित तौर पर आप पार्टी ने भाजपा की बी पार्टी बनकर दिल्ली में 15 साल या 12 साल राज किया है 3 टर्म, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पा रही है, लीडरशिप को जो है मजबूत एक लीडरशिप देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। कांग्रेस में देखिए सोनिया गांधी के बाद राहुल और प्रियंका के अलावा क्या और नेता नहीं है जिनको प्रोजेक्ट नहीं करते। एक से कांग्रेस में अच्छे लीडर हैं। खड़गे जी को किया तो खड़गे जी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। खड़गे जी उम्र दराज हो चुके, बहुत सारे उनकी सीमाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, उनको आगे लाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग उस पर अलग से एक दिन डिबेट कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर खत्म होते जा रही है और भाजपा काम के दम पर, देखिए भाजपा काम कर रही है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में आप पार्टी को सबसे बड़ा जो बढ़त दिलाती है वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की भूमिका जो है सिद्ध होती दिख रही है इससे कि यदि भाजपा की सरकार बनती है दिल्ली में तो मिडिल क्लास का जो वर्चस्व है देश भर में अब बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर ओबीसी क्लास का, मिडिल क्लास का वर्चस्व बढ़ ही रहा है और भाजपा को उसका फायदा मिल रहा है। भाजपा लगातार उनका विश्वास जीतने में जो है सफल होती दिख रही है। तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि अपने संगठन को खड़ा करना होगा। बगैर संगठन के आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो संगठन को खत्म करके आप कुछ राज्यों में, 1-2 राज्यों में प्रीवियस के दम पर कर्नाटक या तेलंगाना या हिमाचल जैसे राज्यों में जीत सकते हैं, लेकिन जीती जिताई चुनाव जो आप हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप चुनाव हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में, उसके बाद भी कोई जो एक तरह से कहा जाए कि आंतरिक मूल्यांकन जो होना चाहिए कांग्रेस में वो कहीं नहीं हो रहा है। केवल मीडिया में डिबेट में आके बहस करने से और भाजपा को दोष देने से होने वाला कुछ नहीं है। जी चलिए प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। प्रदीप जी, इस जीत, अगर एग्जिट पोल को सही मानते हैं, हालांकि अभी आपने सही कहा कि 8 तारीख को मिलेंगे, एग्जिट पोल को अगर सही मानते हैं तो ये किसको श्रेय देगी भारतीय जनता पार्टी? जो मुफ्त में सौगात देने का पिटारा आपने खोला है उसको देंगे, या अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बन गया उसको देंगे? प्रदीप जी। तो देखिए, अगर मैं इसको प्रतिशत में कहूँ तो 70% क्रेडिट हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की है। हम कार्यकर्ता जमीन से लेकर के तो कार्यकर्ता ही प्रमुख होता है, वही नीचे के सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाता है। बाकी 10% में आप इनके इनकम्बेंसी मान लीजिए, और जो फ्री डील्स को लेकर के जो कॉम्पिटिशन है हमारे देश में सभी पार्टियों को लेकर के, तो कहीं न कहीं जब 10-12 वर्ष पहले ये बात हुई थी तो मेरा आकलन था कि एक समय ये मजबूरी बन गई और आज ये मजबूरी बन गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिस प्रकार से हमने टर्न अराउंड किया, महाराष्ट्र में टर्न अराउंड किया, बिना कार्यकर्ताओं से वो संभव नहीं है। तो 70% क्रेडिट के कार्यकर्ताओं को है। हम कार्यकर्ता पार्टी है और कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा सिपाही होता है और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी चुनाव में। और जिस प्रकार से आप देखिए, आपको क्षेत्रवादी पार्टी नहीं है, जातिवादी या भाषावादी पार्टी नहीं है, तो अल्टीमेटली मुख्य रूप से कार्यकर्ता ही है। जी, मतलब आपने हमारा उत्तर ही नहीं दिया, सब घुमा दिया, गोल गोल कर दिया, जलेबी बना दिया आपने प्रदीप जी। अरे सर, 70% कार्यकर्ता के क्रेडिट जाता है, 30% अरविंद केजरीवाल जी की खुराफाते को, और बाकी आप जिसमें उसको रखना चाहे रख सकते हैं। मतलब मोदी जी को कोई श्रेय नहीं दिया आपने? अरे मोदी जी हमारे कार्यकर्ता ही तो है, मुखिया हमारे मोदी जी के सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं। क्योंकि जो पोस्टर बैनर लगे हैं, जो बाहर दिख रहे हैं, वो मोदी जी बड़े बड़े और केजरीवाल जी छोटे छोटे, लेकिन बीजेपी से मोदी जी ही दिखे हैं, तो सबसे पूरा श्रेय तो मोदी जी को जाता है। प्रदीप जी, अब सर आप जो भी आप समझना चाहे आप उसको समझ लें, और मोदी जी के भाषण को मैं अपने जीवन में कई बार सुन चुका हूँ, और हमारा यही मनोबल है कि कार्यकर्ता जिसका जो दायित्व है, जहाँ जो अपेक्षित है वो वहां रहता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जी चलिए,
चलिए, समय भी कम है। अजय जी, इस पूरे जो डिस्कशन हुआ है, हमारे सत्यप्रकाश जी पसीना पोंछने लगे। पता नहीं एग्जिट पोल में नहीं, अब एग्जिट पोल आएगा तब पसीना पोंछेगा सत्यप्रकाश जी, अभी से क्यों पोंछ रहे हैं जी। अजय त्रिपाठी, थोड़ा तकनीकी बात करना चाह रहा था आखिरी में पंच के साथ। देखिए, एग्जिट पोल, रायपुर में गर्मी बहुत हो रही है। अच्छा, एग्जिट पोल नहीं होते तय है तो सभी लोग मान रहे हैं। दूसरी बात, जो सारे दिग्गज कह रहे थे, एक एंटी इनकम्बेंसी, मेरा अपना पिछले 15-20 चुनावों का लेकर के एनालिसिस है, अनुमान है, मेरा अपना व्यक्तिगत अध्ययन है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है जी। अगर कांग्रेस कहीं हारती है तो कांग्रेस में लोग जो रहते हैं वो हराते हैं, बीजेपी हारती है तो बीजेपी के लोग हराते हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 15 साल से 11 साल से अगर सीएम है तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बन सकते, कुमार विश्वास क्यों नहीं बन सकते, स्वाति मालीवाल क्यों नहीं बन सकती हैं? आप आतिशी में ऐसा क्या रखा है? अरे मैं वही बात कर रहा हूं ना कि पार्टी के अंदर के लोग जब विद्रोह पे उतर आते हैं, पार्टी के अंदर के लोग जब भितरघात पे उतर आते हैं, तब पार्टियां चुनाव हारती, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। उसमें जनता उनके साथ जुड़ जाती है और वो सारा स्विंग, देखिए जो बार बार बात हम कह रहे थे, लखन जी ने बात लगातार कह रहे हैं, स्विंग वोटिंग, वो स्विंग वोटर होता है 3-4% का, वो उनके बहकावे में जाता है। और यही का रमन सिंह अगर वहां पे लगातार सीएम बन सकते हैं तो ब्रजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बन सकते, प्रेम प्रकाश पांडे क्यों नहीं बन सकते? ये तमाम सवाल उठते हैं सर। और इसीलिए यही मस्तिष्क में था कि जब शिवराज सिंह चौहान 20 साल रह सकते हैं तो पर मोहन यादव क्यों नहीं बन सकता, कैलाश जी क्यों नहीं बन सकते? ये जब होता है आंकलन, तब जाकर कि या तो पार्टी अब बहुत बड़ा, उससे बड़ा कोई नेता लाए, तब जाके ठीक होता, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, वो पार्टी के अंदर का जो भितरघात होता है वो होता है। और दूसरी बात, जो खर्चे की आप बात कर रहे थे, देखिए अगर वहां पर निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आती है तो खर्चे तो अपने मैचअप हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 12% उसमें 12 लाख तक की छूट मिलेगी, 8वां वेतनमान हो जाएगा, लोगों को पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो इकोनॉमिक को समझने वाले बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं कि पावर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, पावर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जीएसटी बढ़ेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो आपका पैसा जाएगा। और चूंकि दोनों जगह एक ही सरकार रहेगी तो आपका जीएसटी का जो शेयर है, जो अभी 2-2 साल तक नहीं मिलता, वो आपको लगातार मिलता रहेगा। और इस वजह से सरकार को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डबल इंजन की सरकार आप वहां स्वाभाविक है। अगर चले, लेकिन यहाँ भी बाकी प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भी जीएसटी का पैसा 2 साल से नहीं पहुंचा है, पर दिल्ली उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा बिना, अभी 1 साल तो देंगे वो जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपको बधाई हो। सत्यप्रकाश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आपको भी बधाई हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी, आपने जो एनालिसिस किया उसके लिए। अजय जी, आपको भी वहां से चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की दिल्ली में हुए दंगल की। दंगल में किसने बाजी मारी, कैसे मारी, इस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। पर मुख्य बात ये रही कि जिस तरह से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए दोनों ही दल, भाजपा और आपने जनता को मुफ्त में दिए जाने वाले वादों का पिटारा खोला है, उससे जरूर चिंता हो रही है कि आखिर वो चुनावी घोषणा पत्र किए दावों को कैसा पूरा करेंगे, क्योंकि उनके वादे इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जाहिर है कि दिल्ली भी आने वाले समय में कर्ज के बोझ तले दबने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।